नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल न्यू प्रिंस एजुकेशन क्लासेस में। आज हमारा चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें हम न्यूमेरिकल देखेंगे एक डेरिवेशन के साथ में। उसके बाद में कल से हम नया चैप्टर सेकंड चालू करने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपने पीछे की सारी वीडियो देखकर अपने नोट्स तैयार कर लिए। तो देखिए, आज की हमारी ये वीडियो है, ये आपका पार्ट 9 है। इसमें हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। साथ साथ में आप इसको नोट भी करते जाइए। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार ये बल आघूर्ण क्या होता है। अगर आपने क्लास 11th के अंदर एक रिजिड बॉडी डायनामिक नाम से एक चैप्टर पढ़ा है, जिसे आप दृढ़ पिंड गतिकी कहते हैं, तो उसके अंदर आपको आघूर्ण से संबंधित सारी बातें बताई जाती है। जैसे कि कोई रोटेशनरी मोशन होती है, उसके अंदर नए प्रकार का विस्थापन होता है, जिसे कोणीय विस्थापन थीटा कहते हैं, कोणीय वेग ओमेगा कहते हैं, कोणीय त्वरण अल्फा कहते हैं। सिमिलरली एक बल भी लगता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हमें बताया गया था, टो बराबर आर क्रॉस एफ होता है। यहाँ पर आर क्या होती है, बलों के बीच की लंब दूरी होती है। एफ क्या होता है, बल जो अपने बल लग रहे हैं वो होते हैं रेखीय गति के अंदर। तो देखिए, उसी प्रकार से कि हमारा कोई एक विद्युत द्विध्रुव होगा, उसके ऊपर जब हम एक समान रूप से विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो उसके ऊपर कुछ इसी प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती है कि उसके ऊपर भी बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बल आघूर्ण क्या होता है कि कोई भी जो मोशन हो रही है उसके अंदर जो बल लगे, उन बलों के कारण वो जो अपना सिस्टम है वो रोटेशनरी मोशन करने लग जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो इसको मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र क्या हो गया, ई हो गया। इसकी डायरेक्शन आप हमेशा जानते हैं कहां से शुरू होती है, पॉजिटिव से शुरू होकर कहां पर खत्म हो जाती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है। लेक्चर नंबर 4 या 5 में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब देखिए कि अगर मैं इसके अंदर क्या करूं, विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण के ऊपर रखूं। हमने एक कंडीशन वो देखी जिसके अंदर द्विध्रुव इस स्थिति के अंदर पड़ा था, तो हमने इसके अक्ष के ऊपर तीव्रता ज्ञात की। अगली स्थिति में इसकी निरक्ष के ऊपर तीव्रता ज्ञात की। अब हमारी जो स्थिति होगी, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि यदि मैं इस द्विध्रुव को ऐसे थीटा कोण के ऊपर रख देता हूं, तो उस कंडीशन के अंदर कौन सी सिचुएशन क्रिएट होती है। देखिए कि मान लिया मेरे पास ये द्विध्रुव है, इस प्रकार का द्विध्रुव है, दो आवेशों से मिलकर बना है। तो मैंने मान लिया यहाँ पर कौन सा चार्ज पड़ा है, माइनस क्यू चार्ज पड़ा है, यहाँ पर कौन सा आवेश पड़ा है, हमारा प्लस क्यू आवेश पड़ा है। और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, 2a दूरी है। अब देखिए कि जब ये माइनस का क्यू चार्ज यहाँ पर है और इसकी जो साइड है वो इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत डायरेक्शन प्लस की ओर है, तो ये क्या करेगा कि इसकी तरफ अट्रैक्शन को महसूस करेगा और अट्रैक्शन के कारण एक बल भी लगेगा, जिसको हम क्या जानते हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा था, F बराबर क्यू ई होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस का क्यू ई, क्योंकि आपका आवेश कितना है, माइनस का क्यू है। सिमिलरली ये वाला जो पॉजिटिव है, इसके नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा और इसके ऊपर एक ऐसे प्रकार का बल क्रिएट हो जाता है। इसके ऊपर भी जो बल लग रहा है वो कितना हो जाएगा, F बराबर प्लस का क्यू ई, क्योंकि ये कौन से आवेश के कारण लग रहा है, प्लस क्यू के कारण लग रहा है। और आपका विद्युत क्षेत्र कौन सा है, ई इंटेंसिटी का है। तो अब देखिए क्या है कि ये दोनों मान में समान है और इनकी प्रकृति विपरीत है, ये कैंसिल हो जाते हैं कब, जब ये संरेख होते। परंतु ये संरेख नहीं होने के कारण एक थीटा कोण क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के साथ में। तो ये क्या करेंगे, ये वाला बल तो इसको नीचे की तरफ झुकाना चाहेगा और ये वाला बल इसको ऊपर की तरफ खींचना चाहेगा। तो इसके कारण ये हमारा जो सिस्टम है ये ऐसे रोटेट करने लग जाता है और रोटेट करने के कारण इसके अंदर एक आघूर्णन गति उत्पन्न होती है, रोटेशनरी मोशन। वो मोशन जिस बल के अधीन उत्पन्न हुई है उसको हम क्या बोल देते हैं, बल आघूर्ण बोल देते हैं। तो एक बार नोट कर लीजिए कि माना कोई माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि 2a लंबाई का है, उसे थीटा कोण पर एक समान विद्युत क्षेत्र ई के अंदर रखा गया है। जब हम चित्र के अनुसार ये देखते हैं कि माइनस क्यू के ऊपर बल लग रहा है F बराबर माइनस क्यू ई, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण बल लग रहा है F बराबर प्लस का क्यू। ये किस कारण उत्पन्न हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लस और माइनस के कारण क्रिएट हुए हैं। ये दोनों बल मान में समान, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से थीटा कोण के ऊपर है। इस कारण ये इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करने की कोशिश करते हैं, रोटेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं, बल आघूर्ण बोल देते हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बल के कारण इसके अंदर जो रोटेशनरी मोशन क्रिएट हुई है वो क्या हो जाती है, इसकी बल आघूर्ण हो जाती है। ये तो हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। अब इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए कि हम जानते हैं कि बल आघूर्ण
इसको आप लिखते हैं टो से। बल आघूर्ण क्या होता है? टो बराबर बल गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब देखिए इसमें एक नई चीज आ गई अब की और आपके सामने कि आपके पास बल तो पड़े हैं, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, दोनों को हमको मॉडुलस लेना है। यहाँ पे आप ऐसे मोड लगा दीजिए, बल का मॉडुलस गुणा बलों के बीच की लंबवत दूरी। इसको मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो दूरी होती है हमेशा पॉजिटिव ही होगी। मोड हम किस कारण लेते हैं कि अगर कोई नेगेटिव क्वांटिटी है तो वो इससे बाहर निकले तो पॉजिटिव हो जाए। हमें क्या करना है? लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। ये थीटा कोण के ऊपर है तो इसको मैं दो टुकड़ों के अंदर विभाजित करूंगा। किसको? इस 2a दूरी को। एक तो आपकी दूरी ये जो इस x के सापेक्ष है, इसको मैं क्या बोल दूंगा? 2a का कोस थीटा घटक हो गया ये तो। और जो लंबवत घटक होगा इसको आप क्या बोल देंगे? 2a का साइन थीटा घटक। और हमें काम में कौन सी लेनी है? 90 डिग्री, मतलब जो लंबवत कोण बन रहा है, लंबवत दूरी है, वो हमें काम में लेनी है। अब देखिए इस बल की बात कर लेते हैं। तो टो बराबर यहाँ पर आ जाएगा आपका f का मॉड्यूलस गुणा बीच की लंबवत दूरी कौन सी हो जाएगी? 2a साइन थीटा। 2a साइन थीटा। अब देखिए f का मान आप ये रख दो चाहे ये वाला रख दो। मॉड्यूलस है, पॉजिटिव क्वांटिटी बाहर आती है तो मैं पॉजिटिव वाली वैल्यू इसके अंदर पुट कर देता हूं। देखिए आपको क्या मिलेगा? टो बराबर QE का मॉड्यूलस और यहां पर आपका आ जाता है 2a साइन थीटा। मॉड्यूलस को जब हम हटाएंगे तो हमको ये क्वांटिटी मिलेगी QE इंटू 2a साइन थीटा। और हम जानते हैं द्विध्रुव इस आघूर्ण की परिभाषा से कि ये जो Q और ये जो 2a है ये क्या बना देते हैं? Q इंटू 2a बना देते हैं द्विध्रुव आघूर्ण P। तो इसकी जगह मैं P रख सकता हूं तो आपको क्या मिलेगा? टो बराबर PE साइन थीटा। और आप जानते हैं कि जो थीटा है वो वेक्टर के अंदर किसको रिप्रेजेंट करता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को बताता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? टो बराबर P क्रॉस E भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये दोनों आपके फॉर्मूले यहाँ पर आ जाते हैं। अब देखिए इसकी सिचुएशन इस प्रकार से है कि यदि ये थीटा कोण के ऊपर नहीं होता और इसको मैं इस कंडीशन के अंदर रख देता तो क्या इसका बल आघूर्ण उत्पन्न होता? या अगर मैं इसको इस थीटा कोण के ऊपर नहीं रख के 90 डिग्री के ऊपर रख देता तो क्या बल आघूर्ण उत्पन्न होता? तो उसकी हम दो कंडीशन ले लेते हैं। हमारा केस फर्स्ट है कि जब थीटा बराबर कितना हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। मतलब ये आपका द्विध्रुव आघूर्ण कैसे रखा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ होगा। जब थीटा बराबर 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू आप कितनी जानते हैं? साइन 0 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो जो आपका टो है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? पैरेलल, ये कितना हो जाएगा? PE इंटू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। या आप इसको क्या कह सकते हैं? टो मिनिमम बराबर आपको कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये आपका विद्युत द्विध्रुव इसके एक्सिस के समांतर रखा हुआ होगा। अब हमारा जो केस सेकंड है उसमें देखिए केस सेकंड में क्या हो कि यदि मैं इसको ऐसे रख दूं थीटा बराबर 90 डिग्री के कोण के ऊपर, तो हम लिख सकते हैं कि जब थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री हो। और जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो आप जानते हैं कि जो साइन 90 होता है उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है साइन के क्वाड्रेंट में। तो ये जो टो होगा ये आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम मिलेगा। और ये कितना हो जाएगा? PE इंटू 1। तो आप क्या लिख सकते हैं? टो मैक्सिमम बराबर P इंटू E। ये हमारे दो वैल्यू थी इसके अंदर। हमें टो मिनिमम मिल गया 0 और जो टो मैक्सिमम था वो हमें कितना मिल गया था? P इंटू E। अब हम क्या करेंगे? इसके दो से तीन एग्जाम्पल कर लेंगे जो हमने पहले की डेरिवेशन के अंदर भी देखे। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिए इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको हल करा देता हूँ जो हमारे पार्ट के पहले से लेके लास्ट तक की सभी चीजों को कवर कर लेंगे। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल ये कह रहा है कि दो आवेश दिए हुए हैं जिनकी वैल्यू इस प्रकार है कि जो Q1 है वो है आपका 2 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम और जो आपका Q2 है वो है आपका 3 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलाम। ये जो दोनों आवेश हैं ये एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। कहने का मतलब इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है कूलाम फोर्स है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए वो हम कैसे निकालेंगे कि हमने सबसे पहले ये देखा था कि अगर Q1 आवेश यहाँ पर है
और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। यहाँ पर एक अलग आवेश कौन सा रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक बल लगेगा। उस जो बल था उसका मान हमने कितना दिया था, K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। और ये जो K था इसकी वैल्यू हमने कितनी बताई थी आपको, K बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली थी कि ये जो डिस्टेंस हमने R ली थी किसके अंदर हमने मापी थी, मीटर के अंदर नापी थी। तो इस कारण हमारी जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है किसमें, सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, इसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है, 0.3 मीटर। अब हम ये सारी की सारी वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर सकते हैं। तो देखिए आपको क्या मिलता है कि जो F होगा वो हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों को सबसे पहले K की वैल्यू रख दीजिए 9 गुणा 10 की पावर 9। उसके बाद में Q1 कितना है आपका, गुणा के अंदर 2 गुणा 10 की पावर -7 और Q2 कितना है 3 गुणा 10 की पावर -7। और इस पूरे के अंदर हमें क्या करना है, R स्क्वायर मतलब 0.3 का हमें कर देना है स्क्वायर। अब इसे हम थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, देखिए कैसे। F बराबर सबसे पहले आप क्या करें कि इन जो मैथमेटिकल वैल्यू इनको गुणा कीजिए, पावर वाली वैल्यू को बाद में गुणा करते हैं। तो 9 दूनी 18 और इसको गुणा करेंगे तो ये कितने हो गए 54 इंटू 10 टू द पावर, ये देखिए आपके पास 9 पॉजिटिव है और उसके बाद में 14 कितनी है, माइनस वैल्यू है। तो नीचे आपको क्या मिल जाएगा, 9 गुणा 10 की पावर -2, ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। अब जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं तो आपको देखिए ये मिल जाता है कि 6 गुणा 10 की पावर -3 न्यूटन, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो रहा ही है और ये पावर आप इनको इक्वल करके लिख सकते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 था। इसके बाद में देख लेते हैं एग्जाम्पल अगला। अगला एग्जाम्पल हमें कह रहा है कि एक आवेश है जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, एग्जाम्पल नंबर 2 है कि जो आवेश Q है उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 5 गुणा 10 की पावर -4 कूलम। और इस आवेश पर जो कूलम बल लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, F बराबर 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन। और हमें इसके ऊपर क्या ज्ञात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसका जो सॉल्यूशन होगा वो आप किस प्रकार कर सकते हैं कि हम जानते हैं कि जो F होता है वो किसके बराबर होता है, F बराबर Q E के बराबर होता है। तो इसमें जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो E बराबर होता है वो क्या होता है, F अपॉन Q होता है। एकांक आवेश के ऊपर लगने वाला बल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। इसमें जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए F का मान हमारे पास कितना है, 2.25 है, बराबर Q की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 5 गुणा 10 की पावर -4 और E हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से E की वैल्यू अगर मैं निकाल लेता हूँ तो देखिए E बराबर कितना मिल जाएगा, 2.25 अपॉन 5 गुणा 10 की पावर -4। ये -4 वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, 2.25 अपॉन 5 गुणा 10 की पावर कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। जब आप इसको कैंसिल आउट करके सॉल्व करते हैं तो देखिए आपको वैल्यू ये मिल जाती है 4.5 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 न्यूटन अपॉन कूलम। ये आप अपनी नोटबुक में सॉल्व कर सकते हैं, ये मेन फॉर्मूला था। अब देखिए अगला एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 बिंदु आवेश है हमारे पास, 2 बिंदु आवेश हमें दे रखे हैं। एक तो है 5 माइक्रो कूलम का, एक हमें दे रखा है 5 माइक्रो कूलम का, और दूसरा आवेश कौन सा है आपका, -5 माइक्रो कूलम का। 1 मीटर की दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सीधा मीटर के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये कितना हो गया, 1.10 की पावर -2 हो गया। इनके मध्य भाग से 0.30 मीटर की दूरी पर, अब मान लिया ये इसका सेंटर पॉइंट O है और इनसे इस साइड के अंदर, मतलब जो अपन यहाँ से लेके यहाँ तक R लेते थे अक्ष और निरक्ष के अंदर, ये वाला अगर बिंदु P हो तो ये जो R था इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 0.30 मीटर दे रखी है। तो इस बिंदु P के ऊपर हमें अक्ष की तीव्रता और निरक्ष की तीव्रता दोनों फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले मैं अक्ष की तीव्रता याद कर रहा हूँ। तो जो E अक्षीय होती है वो हमारे पास कितनी आती है, ध्यान दीजिएगा, 2kp अपॉन R की पावर 3। और हमारे पास देखिए R की वैल्यू है, यहाँ से हम निकाल लेंगे। K की वैल्यू हम जानते हैं 9 गुणा 10 की पावर 9 होती है।
टू की वैल्यू कांस्टेंट है। अब हमें क्या चाहिए, यदि हमें EXL का मान ज्ञात करना तो हमें P का मान ज्ञात करना अति आवश्यक है। और आप जानते हैं कि जो P होता है वो कितना होता है, Q इंटू 2A। एक बात और, अब हमें Q चाहिए तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये ले लो चाहे ये ले लो, आनी पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर क्या था, मॉडुलस था। तो अब देखिए हमें जो वैल्यू थी वो कुलाम के अंदर चाहिए और ये वाली वैल्यू किसके अंदर है, माइक्रो कुलाम के अंदर। तो इसको जब हम कुलाम के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारी वैल्यू उसको किससे मल्टीपल कर देंगे, 10 की पावर माइनस 6 से कर देंगे। तो देखिए आपकी जो P की वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, Q का मान मैं ले लेता हूँ 5 गुणा 10 की पावर माइनस 6। यहाँ पर जो वैल्यू है वो कितनी है, 2A का मान कितना है, 10 की पावर माइनस 2। तो जो P है उसकी वैल्यू आपको मिल जाती है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8 गुलाम इंटू मीटर। अब ये वैल्यू हम इसके अंदर रख के इजीली EXL की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए जो EXL होगा उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 गुणा K की वैल्यू रख रहा हूँ 9 गुणा 10 की पावर 9। P था इसकी वैल्यू आपके पास पड़ी है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 8। और जो बट्टे में R क्यूब है मतलब इसके हमें क्या करनी है, क्यूब करनी है। तो इसको मैं कर दूंगा 0.30 की पावर 3। अब जब आप इसको हल करते हैं तो देखिए आपको वैल्यू मिल जाती है 3.33 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आ जाती है, EXL की वैल्यू आ जाती है। सिमिलरली यदि आपको कहे कि परपेंडिकुलर जो निरक्ष है उसके ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए तो आप क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे। ये तो किसकी थी, EXL की थी। अब हमें यदि चाहिए E परपेंडिकुलर की तो या आप क्या कह सकते हैं, इसको E निरक्ष कह सकते हैं। तो इस वैल्यू का आधा कर दें क्योंकि हम जानते हैं कि जो EX के ऊपर तीव्रता होती है वो बराबर किसकी होती है, 2 गुणी किसकी, E निरक्ष की। तो ये वाला 2 जब यहाँ से जाएगा तो इसकी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मैंने जब इसका आधा किया 3.33 गुणा 10 की पावर 4 बटे 2 का जब मैं आधा करूंगा तो मेरे को वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1.55 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये हमारा एग्जाम्पल था। एक लास्ट एग्जाम्पल हम और कर लेते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि दो आवेश हैं। पहला तो आपका प्लस का 10 माइक्रो कूलम है और दूसरा आपका माइनस का 20 माइक्रो कूलम है। ये सवाल ये कह रहा है कि सबसे पहले ये दो आवेश एक निश्चित दूरी r के ऊपर स्थित है, तब आप इनके बीच में एक फोर्स कैलकुलेट कीजिए जिसको हम क्या बोल देंगे, F1 ज्ञात करेंगे। अगली कंडीशन में हम क्या करें, जब इन दोनों को आपस के अंदर संपर्क के अंदर लाएं उसके बाद में इनको वापस उसी दूरी के ऊपर रख दिया जाए जिस दूरी के ऊपर ये अभी पड़े हैं, तब जो बल हो वो ज्ञात कीजिए और फिर F1 और F2 का रेशियो ज्ञात कीजिए, वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में बल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कैसे, इन दोनों के बीच का जो बल होगा F1 उसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो हमारा K था, Q1 की वैल्यू कितनी आपके पास 10 माइक्रो कूलम गुणा Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 20 माइक्रो कूलम बटे के अंदर आपका क्या आ जाएगा, R²। ये आपका सिंपल इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। मैंने यहाँ पर माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपस के अंदर अभी कटने वाले हैं। ये आप देखिए अब हमें क्या कह रहा है कि इनको आप आपस के अंदर संपर्क में लाइए। संपर्क में लाने का मतलब कि इन दोनों को जैसे ही हम आपस के अंदर टच कराते हैं, देखिए इस प्रकार से जैसे मैंने इन दोनों को संपर्क के अंदर लाया तो इसका जो 10 कूलम आवेश था और इसके अंदर कितना था, माइनस का 20 कूलम। ये दोनों जैसे टच होंगे तो ये साम्य अवस्था ग्रहण करना चाहेंगे। दोनों का जो आवेश था वो टोटल आवेश कितना हो गया, आप देखिए प्लस का 10 और माइनस का 20, इसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, वो इन दोनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए ये कितना हो गया, माइनस का 10 कूलम बटे के अंदर 2 और ये आपका आ जाता है माइनस के 5 कूलम। तो ये जो माइनस का 5 कूलम होगा ये इन दोनों के अंदर बराबर बराबर भागों के अंदर बटेगा। तो देखिए ये जो पहला था ये भी कितने भाग के अंदर हो गया, माइनस 5 माइक्रो कूलम के अंदर आ गया और जो दूसरा आवेश होगा वो भी कितना हो जाएगा, माइनस का 5 माइक्रो कूलम। अब क्या करना है कि इन दोनों को उसी स्थिति के अंदर रख देना है। तो देखिए अब मैं इनको वापस उसी कंडीशन के अंदर रख देता हूं कि ये वाला आपका माइनस 5 माइक्रो कूलम और ये वाला आपका कितना, माइनस का 5 माइक्रो कूलम। इन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है, सेम वही दूरी है जो हमने यहाँ पर ली थी R। अब इन दोनों के बीच के अंदर जो फोर्स लगेगा F2 वो हमें ज्ञात करना है। उसके बाद में F2 और F1 जो हमने निकाला था इन दोनों का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो F2 होगा वो कितना हो जाएगा आपका, K यहाँ पर पड़ा है माइनस का 5 माइक्रो कूलम और ये वाला माइनस का 5 माइक्रो कूलम, बीच की सेम डिस्टेंस वही है तो ये आपकी हो जाएगी R²। ये आ गई आपकी क्वेश्चन नंबर 2। इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, F1 बटे F2। जैसे जैसे आपको सवाल कह रहा है वैसे वैसे हमें करना पड़ेगा। F1 की वैल्यू कितनी है, K 10 माइक्रो कूलम और ये आपका हो गया माइनस का 20 माइक्रो कूलम बटे के अंदर यहाँ पर क्या था, R²। अब हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो देखिए K इंटू के अंदर कौन सा है, माइनस का 5 माइक्रो कूलम और ये वाला कितना है, माइनस के
5 माइक्रो कूलम, और बीच की डिस्टेंस इनकी कितनी है आर स्क्वायर, जो कि सेम चल रही है। अब देखिए सबसे पहले इस के से ये के कैंसिल होगा, इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ये माइक्रो कूलम दोनों के दोनों माइक्रो कूलम किनको कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास टोटल जो क्वांटिटी बची है वो केवल मैथमेटिकल क्वांटिटी बची है, वो कितनी है वो देख लेते हैं कि F1 बटे F2 बराबर कितना आ गया 10 गुणा आपके पास कितना बचा है माइनस के 20, और नीचे क्या बच गया माइनस के 5 इंटू माइनस के 5। 3 माइनस के चिन्ह है तो आगे डेफिनेटली कौन सा साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। एक ने तो इसको कैंसिल कर दिया लेकिन एक बच जाता है। अब देखिए 5 से मैंने इसको काट दिया 4 बार, और 5 से मैंने इसको काट दिया कितनी बार 2 बार, तो ऊपर तो बच गया हमारे पास माइनस का 8, बट्टे के अंदर क्या रह गया 1। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा F1 अनुपात जो F2 है वो बराबर कितना आ जाता है माइनस के 8 अनुपात 1 आ जाता है। एक बार वापस क्वेश्चन को देख लीजिए कि हमें ये दिया था कि दो हमारे आवेश थे, एक का मान था प्लस का 10 कूलम माइक्रो कूलम, दूसरा हमारा आवेश था माइनस का 20 माइक्रो कूलम, जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस r के ऊपर रखे हुए हैं। अब यदि इनको आपस के अंदर संपर्क में लाकर उसी दूरी के ऊपर वापस रख दिया जाए तो इनके मध्य जो बल उत्पन्न हो रहे हैं, जो चेंज हुआ है, उन दोनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले इन दोनों के बीच का अनुपात ज्ञात किया, बल ज्ञात किया, वो हमारा F1 था, तो ये वाली क्वेश्चन थी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इन दोनों को संपर्क के अंदर लाए। संपर्क में लाने का मतलब क्या है, ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन प्राप्त करना चाहेंगे, साम्य अवस्था, मतलब जितना आवेश था वो अधिक से कम की ओर प्रवाहित होगा, बराबर बराबर बंट जाएगा दोनों के अंदर। तो देखिए बराबर बांटने के लिए मैं इन दोनों का माध्य निकालूंगा, तो प्लस का 10 माइनस का 20 बटे 2 कर दिया। देखिए कितना है माइनस का 10 बटे 2, तो माइनस का 5 इसमें आएगा, माइनस का 5 इसमें आएगा, तो वो हमने कंडीशन यहाँ पर दिखा दी। बाद में बोला उसी डिस्टेंस के ऊपर रख दीजिए जिस पर ये पहले थे, तो हमने इसको उसी डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, -5 कूलम इधर, -5 कूलम इधर। इन दोनों के बीच में जो बल लगा F2 वो हमें भी ज्ञात करेंगे। तो F2 बराबर कितना आ गया के माइनस का 5 माइक्रो कूलम माइनस का 5 माइक्रो कूलम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अब हमें क्या बोला, इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है, पहले वाला और संतुलन की अवस्था के बाद का। इन दोनों का अनुपात ज्ञात किया तो ये आपस के अंदर कैंसिल आउट होकर चीजें हमें कितनी मिल गई, माइनस का 8 अनुपात 1। बोर्ड की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है इसी के साथ। अब अगली वीडियो के अंदर हम चैप्टर 2 से चालू करेंगे, जो कि इसका आगे का रूप है, जिसमें हम गाउस का नियम पढ़ने वाले हैं और विद्युत फ्लक्स के बारे में चर्चा करेंगे। वो भी बहुत ईजी सा चैप्टर है, और इन सभी चीजों को नोट करते रहिए। धन्यवाद।